सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आप लोग के राजन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको दो पार्ट में मिलेंगे। दो पार्ट में पूरा मैं यहाँ पर पढ़ा के इसको खत्म करने वाली हूँ, तो दो पार्ट में आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ऑलरेडी पवन सीरीज मैंने पढ़ा दिया है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। आपको पता है हमारे देश में सभी को समान अधिकार प्राप्त है, कोई भी किसी भी जात धर्म लिंग समुदाय इन सबसे कोई मतलब नहीं है। सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ही संविधान का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात की गई, तो यहाँ पर देखिए बहुसंख्यक कौन है। अगर हम भारत की बात करें तो बहुसंख्यक कौन है, हिंदू है। और अल्पसंख्यकों में कौन कौन आता है, मुस्लिम आते हैं, ईसाई आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, और जितने भी धर्म है सब क्या आते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों में आते हैं। तो उनसे संबंधित हितों यानी कि उनके हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29(1) में जानकारी दी गई है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। 82वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या फिर 87वां संविधान संशोधन। दोस्तों, राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और आपको पता है ये सभी राज्यों का दायित्व है कि वो उनके राज्य में जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के, वो उन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 7 जो है सही हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। तो ये लिखा गया अनुच्छेद 21A में या 21 का में, ये भी याद रखिएगा। 2020 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर सारे पेपर सॉल्व करा दिए हैं, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी। किसी की भी विषय की कोई भी लिंक नहीं मिल रही है, कोई वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जानते हैं इसको हम, बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, सार्जेंट योजना के नाम से, हंटर कमीशन के नाम से या फिर हरटांग समिति के नाम से। दोस्तों, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के नाम से हम किस संस्था को जानते हैं, तो याद रखिएगा सार्जेंट योजना के नाम से हम केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को जानते हैं। यहाँ पर आंसर गलत दिया है तो आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है। तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो है वो है स्थित है, आपको पता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो ये है प्रयागराज में। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। 2020 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। तो याद रखिएगा ऑप्शन बा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। हंटर आयोग, राधा कृष्णन आयोग, वुड डिस्पैच या फिर कोठारी आयोग। दोस्तों, आपको पता है कि हंटर आयोग 1882-83 में बना था, वुड डिस्पैच 1854 में था, राधा कृष्णन आयोग 1948 में बना और कोठारी आयोग 1964 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले सी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर डी आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सा जो है CABD सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील योजना है, मिड डे मील योजना यानी कि कब से पका पकाया भोजन मिलना शुरू हुआ। मिड डे मील का मतलब मध्याह्न भोजन योजना, मतलब बच्चों को इंटरवल के टाइम पे जो खाना मिलता है वो कब से शुरू किया गया। तो ये 1 सितंबर 2004 से बच्चों को पका पकाया भोजन स्कूलों में मिलना शुरू हो गया था। इससे पहले बच्चों को क्या मिलता था, खाद्यान्न वितरण होता था। जो योजना शुरू की गई थी 15 अगस्त 1995 से। ये तो आपको पता ही है कि 15 अगस्त 1995 से योजना शुरू की गई थी, जिसमें बच्चों को राशन दिया जाता था हर महीने।
लेकिन 1 सितंबर 2004 से बच्चों को स्कूलों में ही पका पकाया भोजन मिलना शुरू हो गया था। तो कभी कभी पूछता है कि खाद्यान्न वितरण योजना कब से शुरू हुई, स्कूलों में कब से बच्चों को राशन मिलने लगा, तो 15 अगस्त 1995 से अक्सर यही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। और स्कूलों में पका पकाया भोजन या मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई, यानी कि स्कूलों में खाना बनना कब से शुरू हुआ, तो वो 1 सितंबर 2004 से। ठीक है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गई। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की क्या विशेषता है, शिक्षा में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि सभी बच्चे स्कूल आए, शिक्षा में बराबरी पर बल दिया गया, यानी कि किसी भी जाति वर्ग धर्म लिंग किसी भी समुदाय से बच्चा आता हो वह स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, और नए नए शैक्षणिक प्रयोग यानी कि विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक प्रयोग भी किए जाए, यानी कि कुछ ना कुछ बच्चों को नवाचार सिखाया जाए। तो ऑप्शन द जो उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है, तो अध्यापक शिक्षा के लिए आपको पता है एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, और इसका कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और समाज, या फिर सभ्यता और मानव। दोस्तों राइट आंसर है सभ्यता और प्रगति। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है, तो जो यशपाल समिति थी आपको पता है कि स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने के लिए, जिसे हम बस्ते का बोझ भी कहते हैं, कि बस्ते के बोझ को कम करने के लिए और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, व्यावसायिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। तो राइट आंसर है स्कूली शिक्षा के बोझ को कम करने से, और यहाँ पर यही राइट आंसर दोस्तों। तो याद रखिएगा कि स्कूली शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए 1992 में यशपाल समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे, और इसमें ये बताया गया था कि बच्चों को इतना अधिक पाठ्यक्रम ना उनके ऊपर थोप दिया जाए कि वो बस्ते के बोझ के नीचे दब जाए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। इतनी बार मैंने ये क्वेश्चन बता दिया आपको कि आप कभी इसका आंसर भूल ही नहीं सकते अपने जीवन में। तो छनाई का सिद्धांत, छन्नीगढ़ का सिद्धांत, निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था और ये क्या था। आप सभी को पता है कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा देने की बात इसमें की गई थी। समाज के उच्च वर्ग धनी वर्ग को शिक्षा दी जाए और वो शिक्षा छन छन करके समाज के निचले स्तर के लोगों तक पहुंचे, जो गरीब है उन तक पहुंचे। तो ये जो सिद्धांत है छनाई का सिद्धांत, ये दिया था लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 2019-20 दोनों सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी। तो नवोदय विद्यालय की जो स्थापना है दोस्तों, कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति, या फिर यशपाल समिति। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो नवोदय विद्यालय हैं उनकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है। आप सभी लोगों को पता है कि जब कोई बच्चा बिना कुछ बताए स्कूल छोड़ करके चला जाता है और वो फिर स्कूल आता नहीं है, यानी कि उसने स्कूल बिल्कुल छोड़ दिया है, उसका क्या हो गया, ह्रास या अपव्यय हो गया। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। और बच्चा अगर 2 साल से 3 साल एक ही कक्षा में बार बार पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, अवरोधन कहते हैं। ठीक है, तो अपव्यय और अवरोधन आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। जहां पर भी ये आता है मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि अपव्यय का मतलब क्या है। बच्चे ने अगर जुलाई में एडमिशन लिया है तो वह जुलाई में 2-4 दिन आया, उसके बाद एडमिशन लेने के बाद उसने स्कूल आना ही बंद कर दिया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर स्कूल ही नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, ऐसी स्थिति में उसका अपव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों 1982 नहीं बल्कि यहाँ पर 1882 रहेगा। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर, हंटर कमीशन, जिसको हंटर कमीशन के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हंटर आयोग का संबंध कब से कब तक है। तो हंटर आयोग 1882-83 में बना था और ये जो 10+2 वाली शिक्षा है, 10+2 यानी कि हाई स्कूल के बाद फिर 2 साल इंटरमीडिएट, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो ये इन्हीं का देन है, हंटर आयोग का ही।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है कब से। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब दिया था, तो 1835 में दिया था। यहाँ पर 1935 है, इसको 1835 बना लीजिए। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, तो यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ था। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन है 2000 में, 2001 में, 2004 में, 2006 में। राइट आंसर है सन 2000 में हुआ था डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट भी कहूँ तो वो भी कम है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया था। और इसमें स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में न्यूनतम सुविधाओं की बात की गई कि कम से कम सुविधाओं में भी हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें। यानी कि अगर कम से कम स्कूल में 2 कमरे हैं, 2 शिक्षक हैं और कम से कम जरूरत के जो सामान है स्कूलों में होने चाहिए, अगर वो है तो भी शिक्षा को हम शुरू कर सकते हैं और वहां पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है, डकार विश्व सम्मेलन से, वुड का आदेश पत्र से, यशपाल समिति से या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है डकार विश्व सम्मेलन से, जो कि सन 2000 में हुआ था। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, दोनों के द्वारा या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बाद। क्वेश्चन नंबर 24 है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सिर्फ और सिर्फ डीएलएड की बात नहीं कर रही हूं मैं, आपके यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट की भी बात कर रही हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा की थी 20 नवंबर 1989 में, 20 नवंबर 1989 में की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत सरकार ने कब इसको अंगीकृत किया था। दूसरा राइट आंसर है 11 दिसंबर 1992 को। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 है राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा 22 अगस्त 1947, 20 अगस्त 1950, 20 अगस्त 1970 या फिर कोई नहीं। दोस्तों मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि राष्ट्रीय बाल नीति, अपना देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को, और ये जो है ठीक 7 दिन बाद, आप देखिए 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा अपना देश आजाद होने के 7 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 27 है किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है अनुच्छेद 24। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है किस अनुच्छेद से संबंधित है। स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। यह किस अनुच्छेद में है, 23 में, 24 में, 25 में या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है किसका कथन है मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म है उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हो, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के हो। सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं आप उठा करके देख लीजिए, चाहे गीता रामायण हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, कोई भी आप देखिए धर्म ग्रंथ, सभी में सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ कोई अपराध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। सभी के सभी धर्म यही सिखाते हैं। तो सभी धर्म क्या है, सभी धर्मों के जो मूल सिद्धांत है वो सेम ही है। तो ये किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, गुड ने या फिर गेल। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 30 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चे के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है,
अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 60। तो दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पर अनुच्छेद 39। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, डाइट का कार्य है बीटीसी प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। बच्चे बीटीसी का प्रशिक्षण यानी कि डीएलएड प्रशिक्षण भी लेते हैं। वहां पर जो टीचर्स हैं उनका भी प्रशिक्षण, उनको भी प्रशिक्षित किया जाता है, टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण भी होता है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32 पे आते हैं, जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है। जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूरा करना, बीआरसी प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये धारा 45 के अंतर्गत है। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षा बिना बोझ के, इसका संबंध किससे है? यशपाल समिति से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, कोठारी आयोग से या मैकाले के विवरण पत्र से। तो शिक्षा बिना बोझ के 1992 में गठित की गई कमेटी यशपाल समिति, इसी में कहा गया था कि शिक्षा बिना बोझ के हो, यानी कि बच्चे बस्ते के बोझ के नीचे दब ना जाए, उनके पाठ्यक्रम को कुछ कम किया जाए, जो उपयोगी चीजें वो पाठ्यक्रम में वही रखी जाए और बच्चों के ऊपर अनावश्यक बोझ ना पड़े पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो 1986 में बनी थी। यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? 12 खंडों में, 13 खंडों में, 14 खंडों में या 10 खंडों? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? 12, 13, 14 या फिर 10? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ 12 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 37 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर या कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्लॉक स्तर पर। अक्सर आपको जहां पर ब्लॉक होता है, जो आपको पता है पूरा जिला होता है और जिले को ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है और हर ब्लॉक पर आपको एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देखने को मिल जाता है। अक्सर ऐसा होता है। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर ही इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? तो 3 वर्ष तक, कक्षा 6, 7 और 8 की शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं की आयु क्या होती है? तो जब वो 6, 7, 8 की लड़कियां तो वो 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की ही होती हैं। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा, 11 से लेकर के 14 आयु वर्ग की लड़कियां। क्वेश्चन नंबर 40 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉकों में की जाती है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़े, शैक्षिक रूप से परिपूर्ण। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आ, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जो ब्लॉक होते हैं जहां पर लड़कियों की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वहां पर बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? तो कक्षा 6 में एडमिशन लेती है, क्योंकि 6, 7, 8 3 क्लास की शिक्षा वहां पर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो भी आपको मैंने बताया कक्षा 6, 7 और 8 में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है ग्राम प्रधान। अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। और इसका सचिव कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 44 में यही पूछा है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव गांव में सबसे बड़ा जो है यानी कि ग्राम प्रधान, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है और स्कूल में सबसे बड़ा जो है वो है प्रधानाध्यापक, तो उसको सचिव बनाया जाता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन हो गया? प्रधानाध्यापक। तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो गया। तो याद रखिएगा अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान, और सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति में दोस्तों 3 अभिभावक होते हैं। ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 3 अभिभावक हो गए, एक सचिव हो गया और एक अध्यक्ष हो गया। टोटल 5 लोग होते हैं। 3, 2, 5 लोग होते हैं ग्राम शिक्षा समिति में। तो क्वेश्चन नंबर 46 यही पूछा है कि ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। 3 अभिभावक और सचिव और इसके अलावा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 47 है, ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने महिला अभिभावकों का होना जरूरी है? तो 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए चूंकि 3 अभिभावक होते हैं जिसमें से एक महिला का होना आवश्यक है, तो ऑप्शन
आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया था? धारा 12 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ग्राम शिक्षा समिति का जो गठन है दोस्तों वो किया गया वर्ष 2000 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ 1972 में। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, बीआरसी समन्वयक सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 1 बार? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 2 बार। ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो एनपीआरसी न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के जो प्रमुख होते हैं उनको हम संकुल प्रभारी कहते हैं। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, एनपीआरसी समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते हैं? तो जो एनपीआरसी के समन्वयक होते हैं यानी कि संकुल प्रभारी होते हैं, ये अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण कितनी बार करते हैं? तो ये करते हैं 2 बार। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस या फिर कानपुर? दोस्तों ये है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो राजश्री टंडन विश्वविद्यालय है इसका गठन किया गया था 1999 में। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, सीमेट कहाँ है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में या कानपुर में? तो दोस्तों ये स्थित है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 58 है, एससीईआरटी का गठन कब हुआ? एससीईआरटी का गठन आप सभी को पता है कब हुआ। सबसे पहले एनसीईआरटी को हम समझते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन 1961 में हुआ था और एससीईआरटी यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन हुआ था 1981 में। ठीक 20 साल बाद एनसीईआरटी गठन के ठीक 20 साल बाद हुआ था एससीईआरटी का गठन। तो एससीईआरटी का गठन 1961, एससीईआरटी का गठन 1981 यानी कि ऑप्शन आ जो है वो सही होगा और एनसीईआरटी का 1961 ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन 58, 59 दोनों आपने देख लिया, एससीईआरटी और एनसीईआरटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना दोस्तों यहाँ पर पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1964। क्वेश्चन नंबर 61 है, एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? 1995 में किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक की शिक्षा ली जाती है? तो 6 से लेकर के 8 तक की। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है 8वीं तक की ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? तो ये सर्व शिक्षा अभियान का। आप देखते हो सभी स्कूलों में इस तरीके से एक लड़का एक लड़की बने होते हैं जिसमें वो एक पेंसिल बना होता है उसके ऊपर बैठे होते हैं और उस पर लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और लिखा होता है सब पढ़े सब बढ़े। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, मानवीय संसाधन नहीं है, बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक या श्यामपट्ट ये मानवीय संसाधन नहीं, ये भौतिक संसाधन है, बाकी सब मानवीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है, इसका संक्षिप्त रूप क्या है? यूआरसी, बीआरसी दोनों या कोई? राइट आंसर है यूआरसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर बढ़ी है, घटी है, स्थिर है या कोई नहीं? तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा है तो इसकी साक्षरता क्या होगी? बढ़ेगी ही ना। क्वेश्चन नंबर 67 है, एनसीएफटीई में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा की गई है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 या 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 या 5 वर्ष। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि 10+2 के बाद ग्रेजुएशन होता है और आज के समय में अब जो टीचिंग का कोर्स हो रहा है आप देख रहे हो वो ग्रेजुएशन और टीचिंग एक ही में मिला करके 4 वर्ष का कोर्स हो रहा है इंटरमीडिएट के बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री रोहित धनखड़, प्रोफेसर यशपाल, मीना स्वामीनाथन या फिर प्रोफेसर गोपाल गुरु? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, प्रोफेसर यशपाल। क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के कितने अध्याय हैं? 4,
6, 5 या फिर 7? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 अध्याय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, विद्यालय और कक्षा का वातावरण या व्यवस्थागत सुधार। दोस्तों प्रथम अध्याय का शीर्षक है परिप्रेक्ष्य, यानी कि अपने आसपास का माहौल। क्वेश्चन नंबर 71 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सन 2004-5 में स्टार्ट की गई। 4 से ही स्टार्ट की गई थी, लेकिन 4-5 यहाँ पर दिया, तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में कौन कौन नहीं आता है, या कौन इनमें से कौन है जो नहीं आता है? DM, BSA, CDO या फिर DIOS। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा DIOS। DIOS जो है ये नहीं आते हैं, बाकी DM, BSA, CDO ये तीनों आते हैं, तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, NPEGEL का पूरा नाम क्या? दोस्तों तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ऑप्शन आ ही इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, NPEGEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? पुस्तकालयों की स्थापना, निःशुल्क अनिवार्य निःशुल्क और यूनिफॉर्म की स्थापना, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 है, छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? तो दोस्तों मेंटल कैंप, विषय संबंधी कैंप, रेमेडियल कैंप या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है रेमेडियल कैंप, यानी कि बच्चों के उपचार की व्यवस्था हम कह सकते हैं कि जो जिस भी विषय में कमजोरी है, चाहे अंग्रेजी विषय हो, गणित हो, उसमें हम बच्चों को रेमेडियल टीचिंग देते हैं, यानी कि उनका उपचार करते हैं। तो ऑप्शन 7 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन किस वर्ग के बच्चों के लिए है? दोस्तों तो ये है, दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, समेकित बाल विकास योजनाएं या सेवाएं कब से प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1975 से, 2 जुलाई 1980 से, 20 जुलाई 1980 से या 20 अक्टूबर 1975 से? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 2 अक्टूबर 1975 से। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? हम सभी को पता है कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हम मानते हैं कोठारी आयोग को, तो ऑप्शन सा जो है 1964-1966 ये सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था, किसने पारित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, भारत सरकार ने, यूनेस्को के ने या उपयुक्त में से कोई? दोस्तों आपको पता है 20 नवंबर 1989 में बाल अधिकारों का घोषणा की गई थी, और यह पारित किसने किया था? इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया था, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपने टोटल 80 क्वेश्चन देख लिए। अब जितने भी क्वेश्चन है उस पार्ट 2 में हम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 2 पार्ट में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा, आपका सेकंड पेपर राजन सीरीज। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। अगर आपको सारे विषयों की PDF चाहिए, सारे विषयों की वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हम प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप चैनल से बने रहिए, आप रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट कराते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।